हाँ जी बच्चे, आज की क्लास में हम थ्योरम नंबर 2.1 परफॉर्म कर रहे हैं। कल मैंने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर स्पैन क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताया था। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो बच्चे आज की थ्योरम बहुत सिंपल और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट को समझो। कहता है द लीनियर स्पैन एलएस, यानी हमें क्वेश्चन में एक लीनियर स्पैन दिया हुआ है। अब लीनियर स्पैन की डेफिनेशन क्या थी? कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन इन एस। एस के अंदर बनने वाले सभी लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर एक सेट में बंद कर दें तो उसे हमने क्या कहा था? लीनियर स्पैन। क्या कहता? द लीनियर स्पैन एलएस ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एस। एस जो है वो आपको क्या दिया हुआ है? नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी का मतलब जो खाली ना हो, उसमें कम से कम कुछ एलिमेंट जरूर हो। तो कहता एक सबसेट लेना है एस, जो कि किसका सबसेट है? ऑफ अ वेक्टर स्पेस वीएफ। यानी V नाम का एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है जो कि F फील्ड पे डिफाइन है, और उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है हमें। किसको? S को। तो कहता द लीनियर स्पैन LS इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ VF। ये जो LS है ना बच्चे, उसको प्रूव करना है कि वो सबसे छोटा सबस्पेस है VF का, जो कि कंटेनिंग S, जो किसको रखता है अपने अंदर? कंटेनिंग का मतलब रखना। किसको रखता है? S को। कौन रखता है? LS। तो बच्चे इस थ्योरम में तीन बातें प्रूव करनी है, ध्यान से सुनना। हमें लीनियर स्पैन LS को सबस्पेस भी प्रूव करना है। सबस्पेस के लिए हमें A अल्फा प्लस B बीटा टाइप का एलिमेंट बिठाना होगा। फिर हमें प्रूव करना है कि LS जो है वो किसको रखता है? S को। यानी ये चीज प्रूव करनी है। LS जो है वो किसको रखता है अपने अंदर? S को। कंटेनिंग S, मतलब LS कंटेन करता है किसको? S को। दूसरी बात बच्चे, फर्स्ट बात तो प्रूव करनी है LS को वेक्टर सबस्पेस या सबस्पेस। सेकंड, LS जो है वो किसको रखता है अपने अंदर? S को। और एक बात और प्रूव करनी है, ये जो लीनियर स्पैन LS है वो सबसे छोटा सबस्पेस है जो किसको रखता है? S को। यानी हमें इस लाइन में S को कंटेन तो करवाना ही करवाना है, उसके अलावा हमें यह शो करना है कि LS सबसे छोटा सबस्पेस है जो किसको रखता है? S को। अब बच्चे इस लाइन को प्रूव करने के लिए देखेंगे लास्ट में हम कैसे प्रूव करेंगे। तो टोटल तीन बातें प्रूव करनी है। इसको सबसे छोटा सबस्पेस प्रूव करना है जो किसको रखता है अपने अंदर? S को। प्लस हमें ये बात प्रूव करनी है कि S इसके अंदर कंटेन कर रहा है। और तीसरे नंबर पे LS को हमें क्या प्रूव करना है? वेक्टर सबस्पेस। तो इस थ्योरम में बेसिकली हमें तीन बातें प्रूव करनी है। तो बच्चे लिखने का तरीका देखो क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दूं, इस वेक्टर स्पेस या रिंग थ्योरी की बुक में जब भी हमें किन्हीं दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होगा तो क्या करेंगे? आप यहाँ पर दो केसेस बनाओगे। अगर हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो आप फर्स्ट केस बनाओगे कि A किसका सबसेट है? B का। और सेकंड केस बनाओगे B किसका सबसेट है? A का। ये दो बातें प्रूव करोगे। अगर आपने किसी तरीके से A को B में कंटेन करवा दिया और B को A में कंटेन करवा दिया तो दोनों केसों से बच्चे ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हम वेक्टर स्पेस या रिंग थ्योरी में जब भी किन्हीं दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने का कंसेप्ट करेंगे तो उसके लिए हम दो केसेस बनाया करेंगे। एक बार इसको इसमें कंटेन करवाएंगे और एक बार इसको इसमें। अगर ये दोनों केस प्रूव कर दिए तो इन दोनों केसों से आप कह सकते हो कि ये दोनों सेट आपस में क्या है? इक्वल। क्योंकि A B में बैठा है, B A में बैठा है, इसका मतलब तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों सेट क्या रहे हो? इक्वल रहे हो। और अगर सिर्फ इतना केस प्रूव करना है, यानी अगर सिर्फ इतना केस प्रूव करना है तो कंसेप्ट क्या होगा? आप इससे रैंडमली कोई एलिमेंट मांग लो। जैसे मान लो मैंने कोई x नाम का एलिमेंट A से मांग लिया, और फिर प्रूव क्या करना होगा? ये जो रैंडमली एलिमेंट मांग गया बच्चे, इसके आगे फॉर ऑल का साइन लगा देना। इसका मतलब हम इसके सभी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो आपने इससे एक रैंडमली एलिमेंट मांगा और कुछ ना कुछ करके यही एलिमेंट अगर आप इसमें बिठा दो, यानी यही वाला x अगर B में जाकर बैठ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे कि A जो है वो किसका सबसेट है? B का। तो जब भी हमें इतना पोर्शन प्रूव करना होगा तो हमेशा कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? इससे कुछ ना कुछ मांग लेंगे और वही एलिमेंट इसमें बिठा देंगे। अगर बैठ गया तो हम कह देंगे कि A जो है वो किसका सबसेट है? B का। तो बच्चे ये नोट लगा लेना आप ये बात का कि हम इस तरीके से कंसेप्ट यूज करेंगे। अब थ्योरम को लिखने का तरीका देखो।
प्रूव करने के लिए मैं बता चुका हूँ, 3 बातें इस थ्योरम में प्रूव करनी है, तो उसको लिखेंगे कैसे पेपर में, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है बच्चे, 2.1 नंबर थ्योरम है, चैप्टर नंबर 2 शुरू कर चुके हैं हम। प्रूफ में देखो इसके सबसे पहले एक लाइन तो लिखनी है, लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। हाँ जी, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, फील्ड का नाम एफ दिया हुआ है, ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। फिर हमें क्या कहता है, एस जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका, वी एफ का, तो हमने लिखा लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो बच्चे ये कॉपी आराम से करवा देगा आपकी, और बहुत अच्छे से लिखना है ये सारा काम, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी एफ, यानी एस जो है वो एक छोटा सबसेट है किसका, वी एफ का। तो एस में कुछ एलिमेंट शो कर दो, लेट एस इज इक्वल टू, एस क्योंकि वी एफ का सबसेट है और वेक्टर में हमेशा वेक्टर की कलेक्शन होगी, तो एस में जो एलिमेंट्स होंगे उसको हमने मान लिया लाइक अल्फा 1 अल्फा 2 जो कि वेक्टर्स हैं, अल्फा n। तो एस नाम का एक सबसेट ले लिया किससे, वी एफ से। फिर आगे लाइन देखो, हमें लीनियर स्पैन वर्ड भी यूज कर रहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन कल लिखवाई थी तुम्हें, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन। हाँ जी, लीनियर स्पैन की क्या डेफिनेशन थी, इसको डिनोट किससे करते हैं, एल एस, क्योंकि हम एस सेट के लीनियर स्पैन की बात कर रहे हैं। एक सेट होता है जो कि कलेक्शन होती है सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस की। अब सभी लीनियर कॉम्बिनेशन किसके, एस के, और एस में बच्चे एलिमेंट कहां से कहां तक है, अल्फा 1 से अल्फा n। तो कल आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, फॉर ऑल का साइन लगाओगे जरूर, कंपल्शन है बच्चे, फॉर ऑल समेशन ए आई अल्फा आई, जहां पर आई का मान कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n तक, क्योंकि s में अल्फा 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, अल्फा n तक। अच्छा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि स्केलर इनटू वेक्टर, जहां पर स्केलर कहां से आते हैं, वेक्टर स्पेस के फील्ड से। बच्चे वेक्टर स्पेस का फील्ड क्या दिया हुआ है, f, तो आप यहां पर शो करोगे फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू f, यानी ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्केलर को, जबकि अल्फा आई बच्चे हम लीनियर स्पैन एस सेट का डिफाइन कर रहे हैं, और एस के अंदर से ही ये अल्फा आएंगे, तो आप यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखोगे, फॉर ऑल अल्फा आई बिलोंग्स टू एस। ये जो अल्फा आई ले रहे हैं हम कहां से ले रहे हैं, एस से। अब आई का मान 1 पुट करोगे तो अल्फा 1, 2 पुट करोगे तो अल्फा 2, और ऐसे ही n पुट करोगे तो अल्फा n। बच्चे ये प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी, लीनियर स्पैन की, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब थ्योरम में प्रूव क्या करना है कि ये जो लीनियर स्पैन है वो सबसे छोटा सबस्पेस प्रूव करना है, जो कि किसको रखता है, एस को। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 3 बातें प्रूव करनी है, पर 3 को हम 2 के तरीके से लिखेंगे, कैसे, टू प्रूव। हमें 2 बातें कौन कौन सी प्रूव करनी है, फर्स्ट नंबर पे एलएस को हमें प्रूव करना है बी अ वेक्टर सबस्पेस, या सबस्पेस भी कह सकते हो। एक तो हमें इस लीनियर स्पैन को क्या प्रूव करना है, वेक्टर सबस्पेस, और दूसरा नंबर हमें प्रूव करना है कि ये जो लीनियर स्पैन है वो किसको रखता है, एस को रखता है अपने अंदर, यानी हमें ये लाइन शो करनी है, एलएस जो है वो अपने अंदर किसको रखता है, एस को। तीसरी बात और प्रूव करनी है कि वो जो एलएस है वो सबसे छोटा है बंदा जो किसको रखता है, एस को, यानी एलएस सबसे छोटा बंदा प्रूव करना है जो किसको रखता है, एस को। वो सबसे लास्ट में देखेंगे कि स्मॉलेस्ट कैसे प्रूव करेंगे। फिलहाल पहले ये 2 बातें प्रूव करते हैं। अभी 2 बातें प्रूव करने में पहले हम एलएस को क्या प्रूव कर रहे हैं, वेक्टर सबस्पेस। तो लिखेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम सिद्ध कर रहे हैं, वी विल प्रूव एलएस बी अ वेक्टर सबस्पेस, एलएस बी अ वेक्टर सबस्पेस। और तुम्हें पता है बच्चे, जिस भी चीज को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है उसमें किस टाइप का एलिमेंट बिठा दो, ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो हमने लिखा दैट इज टू प्रूव, तो हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें अगर एलएस को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है तो उसमें ए अल्फा प्लस बी बीटा टाइप का एलिमेंट बिठाना होगा। वेक्टर सबस्पेस किसको प्रूव कर रहे हैं, एलएस को, तो उसमें बिठा देंगे, जहां पर ए और बी कहां से आते हैं बच्चे, वेक्टर स्पेस के फील्ड में से। वेक्टर स्पेस का फील्ड क्या दिया हुआ है, एफ, तो आप लिखोगे यहां पर फॉर ऑल ए और बी तो कहां से आ रहे हैं, फील्ड एफ से। और बच्चे अल्फा और बीटा
हम जिस चीज को वेक्टर सबस्पेस प्रूव कर रहे होते हैं उससे मांगते हैं। हम एलएस को प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पर अल्फा और बीटा आपने कहां से उठाए हैं बच्चे? एलएस से। अब देखो, अगर साथ साथ वीडियोस देख रहे हो तो तुम्हें एक कंसेप्ट तो रट गया होगा, याद हो गया होगा कि जिस भी चीज को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है उससे दो एलिमेंट मांगने हैं। हमें एलएस को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है तो उससे दो एलिमेंट मांग लो। हमने मांग ली अल्फा और बीटा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, अपने आप चलेंगे बच्चे। आपको जिस चीज को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है उससे दो एलिमेंट मांग ली। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो, जहां पर एलएस को डिफाइन किया हमने। एलएस में जो भी एलिमेंट है वो इस फॉर्म में है बच्चे। अब एक बात ध्यान देने वाली है बच्चे, जब हम अल्फा को एलएस में से ही मांग रहे हैं तो अल्फा की शक्ल भी ऐसी कुछ होगी। तो अल्फा तो तुम यही मान लो, जैसे लेट अल्फा इज इक्वल टू समेशन ए आई अल्फा ई। और साथ में ये लाइन जरूर लिखो, जहां पर ए आई कहां से आ रहे हैं बच्चे? फील्ड से। और अल्फा ई कहां से आ रहा है? एस से। ये इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा ई कहां से आ रहा है? एस से। अब बच्चे जब तुम बीटा भी कहां से मांग रहे हो? एलएस से। अब बीटा को मानोगे ना तुम कुछ ना कुछ, तो बच्चे बीटा के लिए तुम सिर्फ स्केलर को चेंज करोगे। ए क्योंकि फील्ड से आ रहा है तो उससे हम स्केलर बोलते हैं। और जब आप बीटा को कुछ एज्यूम कर रहे हो तो आप स्केलर को तो चेंज कर सकते हो क्योंकि फील्ड में तो बहुत सारे स्केलर्स हैं, पर एस में तो जो भी एलिमेंट है वो अल्फा की फॉर्म में ही है, बीटा की फॉर्म में है ही नहीं। तो आप ध्यान रखोगे ये जो बीटा मानना है वो क्या मानोगे फिर? बी आई अल्फा आई। ध्यान से, अल्फा आई को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो कहां से आ रहा है? एस में से। और एस में जो भी एलिमेंट है वो अल्फा की फॉर्म में है, बीटा की फॉर्म में नहीं है। तो जब आप बीटा कुछ एज्यूम करोगे तो वहां स्केलर का नाम कुछ डिफरेंट रख दोगे जिससे वो बीटा डिफरेंट हो जाएगा। तो बी आई अल्फा आई, जहां पर बी आई तो फील्ड से आ रहे हैं, तो बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी इसमें, जबकि अल्फा आई तो वही एस से आ रहे हैं। तो बच्चे हमें एलएस को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना था तो उससे दो एलिमेंट मांग लिए। फिर अल्फा और बीटा की शक्ल एलएस के एलिमेंट जैसी होगी, तो अल्फा समेशन ए आई अल्फा आई, जबकि बीटा इज इक्वल टू समेशन बी आई अल्फा आई। अब बस करना क्या है, हमें ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू निकालनी है और वो किस में बिठाना है? एलएस में। तो देखते हैं बच्चे, ये नोट डाउन करो, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, पेपर में बिल्कुल आ सकती है ये थ्योरम। तो बच्चे अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूं ए अल्फा प्लस बी बीटा की। तो देखते हैं क्या वो एलएस में बैठने को तैयार हो रहा है या नहीं। दूसरी बात फिर ये प्रूव करेंगे कि एस किसका सबसेट है? एलएस का। तो देखते हैं। तो इसमें बेसिकली तीन बातें प्रूव करनी है। बच्चे समझते हैं दो ही प्रूव करनी है, लिखी मैंने दो ही है, पर तीसरी बात और शो करनी है, स्मॉलेस्ट। वो देखेंगे हम कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए बस थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए हमें। हाँ जी, तो हमने अल्फा भी कुछ ना कुछ मान रखा था बच्चे और बीटा भी कुछ ना कुछ मान रखा था। अब वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। नाउ ए अल्फा प्लस बी बीटा। बच्चे ए तो ए ही है और अल्फा तुमने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा समेशन ए आई अल्फा आई, प्लस बी तो बी है बच्चे, और बीटा का नाम तुमने मानना हुआ है बीटा आई ओ बी आई अल्फा आई। ये अल्फा चेंज नहीं होगा बच्चे, अल्फा और बीटा जब एज्यूम करोगे इनको चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अल्फा आई कॉमन आ रहा है, समेशन भी कॉमन आ रहा है। तो बच्चे ध्यान से स्टेप को क्या लिख रहा हूं, समेशन कॉमन लिया, ए का ए आई से मल्टीप्लाई हुआ प्लस बी का बी आई से मल्टीप्लाई हुआ, और अल्फा इसके पास भी है इसके पास भी है तो कॉमन आ गया। तो बच्चे बिल्कुल सिंपल स्टेप था, हमने ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा और समेशन कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया, अंदर बना ए आई प्लस बी बी आई। अब तुम ध्यान से देखो तो ए अल्फा प्लस बी बीटा में ए और बी कहां से मांगे हुए हैं? फील्ड से। साइड में क्या लिखोगे, ए और बी कहां से आ रहे हैं? फील्ड से। और अगर तुमने अल्फा और बीटा जहां पर लिखा था बच्चे, वहां पर ए आई भी एफ से आ रहा था और बी आई भी एफ से आ रहा था, तो और क्या लिख सकते हो, सभी ए आई और बी आई भी कहां से आ रहे हैं? एफ से। एफ क्वेश्चन में क्या है? फील्ड। अगर वो फील्ड है तो वो प्लस के लिए भी अबेलियन, मल्टीप्लाई के लिए भी अबेलियन, तो उनके एलिमेंट्स को आप कैसे मर्जी मल्टीप्लाई करके जोड़ दो वो एफ का ही बनेगा। तो आप क्या लिखोगे
क्योंकि f इज अ फील्ड। बस अगर f एक फील्ड है देयरफॉर ai प्लस bbi ये भी एक फील्ड का ही एलिमेंट होगा ही होगा, क्योंकि फील्ड प्लस के लिए भी अबेलियन होता है, मल्टीप्लाई के लिए भी अबेलियन होता है। तो आप इन एलिमेंट्स को कैसे मर्जी करके मल्टीप्लाई करके जोड़ दो वो भी f का ही बनेगा। तो ये पूरा का पूरा f का अगर एलिमेंट हो गया तो ये स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि फील्ड में आने वाले एलिमेंट तो क्या होते हैं बच्चे, स्केलर। तो ध्यान से देखना, ये पूरा फील्ड का एलिमेंट हो गया। और अल्फा i कहां से आ रहा था, s से। तो बच्चे तुम लिख सकते हो यहां पर अल्फा i तो सारे कहां से आ रहे हैं, s में से, और ये बंदा कहां से आ रहा है, f में से। और बच्चे ls की क्या डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बोला था, स्केलर इनटू वेक्टर। ये वेक्टर है और ये स्केलर है, और स्केलर इनटू वेक्टर हमेशा क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। और ls में तो क्या होता है, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सभी ls का हिस्सा होंगे। तो स्केलर इनटू वेक्टर एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो पक्की बात है वो किसका हिस्सा होगा, ls का, क्योंकि ls की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सभी ls का हिस्सा होंगे ही होंगे। तो आप क्या लिखोगे, दैट शो LC, इस तरीके से इसको लिख देना। ये किसको शो कर रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी किसको शो कर रही है, लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि स्केलर इनटू वेक्टर हमेशा क्या होता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन। और जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सभी ls का हिस्सा होते हैं, क्योंकि ls की डेफिनेशन ही क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आप कह सकते हो ये पूरा एलिमेंट किस में चला गया, ls में। सो समेशन aai प्लस bbi इंटू अल्फा i पक्की बात है किसका हिस्सा है, ls का। और अगर ये बंदा ls में जाकर बैठ गया, अगर RHS ls में जाकर बैठ गई तो LHS भी ls में जाकर बैठ गया। तो आप क्या लिख सकते हो, a अल्फा प्लस b बीटा किस में बिठा दिया हमने, ls में। और जब भी इस टाइप का एलिमेंट ls में बिठा दो तो बच्चे, तभी मैंने कहा था कि कल की क्लास में आपको डेफिनेशंस करवाई थी, अगर वो डेफिनेशन से अच्छे से याद कर लो, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है, स्केलर इनटू वेक्टर, बस इतनी सी बात। तो बच्चे ये पूरा एलिमेंट तुमने किस में बिठा दिया, ls में। और जब भी इस टाइप का एलिमेंट ls में बैठ जाएगा तो ls क्या प्रूव हो जाएगा, वेक्टर सबस्पेस। तो आपने पहला हिस्सा प्रूव कर दिया। सो ls इज अ वेक्टर सबस्पेस। अब सेकंड क्या प्रूव कर रहे हैं कि ls जो है वो कंटेन करता है किसको, s को। इस लाइन का मतलब क्या होगा, टू प्रूव ls जो है वो कंटेन करता है किसको, s को। ये बात प्रूव करनी है। अच्छा, तीसरे पे प्रूव करेंगे स्मॉलेस्ट, वो देखते हैं अभी। इस बात को प्रूव करें, कंसेप्ट अभी भी बताया था, अगर a को b में बिठाना है तो इससे कुछ मांग लो, और वही एलिमेंट किस में बिठा दो, ls में। अगर बैठ गया तो आप कह सकते हो कि ये बंदा इसका क्या होगा, सबसेट। तो बच्चे इससे कुछ मांग लो, ये हमेशा पूरी अलजेब्रा में काम आएगा, वेक्टर स्पेस और रिंग थ्योरी में बहुत बार प्रूव करेंगे थ्योरम में। जब भी इसको इसमें बिठाना होगा इससे कुछ भी मांग लो। अब s में एलिमेंट किस फॉर्म में थे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो हमने उससे कोई अल्फा i एलिमेंट मांग लिया, रैंडमली मांग लिया, फॉर ऑल का साइन जरूर लगाओगे, यानी हम इस सेट के सभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। भाई इस लाइन का मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे अगर वो इसमें बिठा दो तो प्रूव हो जाएगा, तो इसलिए हमने फॉर ऑल का यूज कर लिया। हमने इसके अल्फा i एलिमेंट मांग लिए, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, इससे एलिमेंट मांगना था, हमने क्या मांग लिया, अल्फा i। अब प्रूव क्या करना है, यही अल्फा i किसमें बिठाना है, ls में। तो टू प्रूव में लिखा यही अल्फा i अगर मैं बिठा दूं किसमें, ls में, तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि हम रैंडमली इसका कोई एलिमेंट लेकर चले और हमने कुछ ना कुछ करके वो एलिमेंट इसमें बिठा दिया, तो इसका मतलब ये बंदा जो है वो किसमें कंटेन कर रहा है, ls में। अब बस बच्चे इसको इसमें बिठाना है, ये काम करना है। तो जो मानना था वो बुला लिया हमने, अल्फा i किसका माना हुआ है, s का, बुला लो, इस लाइन को बुला लिया, फॉर ऑल अल्फा i बिलोंग्स टू s। अब ध्यान से देखते जाना बच्चे, अल्फा i बिलोंग्स टू s, f क्वेश्चन में क्या है, फील्ड। रीजन में क्या लिखा, क्योंकि f क्वेश्चन में क्या है, फील्ड। अगर f फील्ड है तो बच्चे वो मल्टीप्लाई के लिए भी क्या है, अबेलियन, देयरफॉर f मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, अबेलियन। और अगर ये मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन होगा तो इसमें मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा। तो आप लिख सकते हो
वन नाम का एलिमेंट तो एफ के पास होगा ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए अगर फील्ड अबेलियन होता है तो उसके पास मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा, तो वन नाम का बंदा एफ में जरूर होगा। बच्चे फील्ड से जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्केलर। एक बार देखना, अल्फा ई बिलोंग्स टू एस चल रहा है, मैंने इस अल्फा ई को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और अभी भी लाइन क्या चल रही है, बिलोंग्स टू एस ना लिखकर मैं लिख रहा हूं एल एस। इस स्टेप में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करते ही मैंने बिलोंग्स टू एस ना लिखकर एल एस लिख दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे फील्ड से आने वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं, स्केलर। तो 1 तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्केलर को, और अल्फा ही कहां से आ रहा है, एस में से, और एस जो है वो कलेक्शन है वेक्टर की। तो ये तो हो गया स्केलर और ये हो गया वेक्टर। और बच्चे तुम्हें बताएं लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्केलर इनटू वेक्टर, और जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हमेशा एलएस का हिस्सा होंगे ही होंगे, क्योंकि एलएस की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हो वो सभी किसका हिस्सा होंगे, एलएस का। तो जैसे ही अल्फा ही हम एस का लेकर चले, हमने जानबूझ के अल्फा आई को 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई क्यों कर पाए, क्योंकि एफ क्वेश्चन में फील्ड है, तो वो मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन, और अगर वो मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन तो उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही होगा, यानी 1 नाम का बंदा एफ के पास होगा ही होगा, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे 1 तो है फील्ड से आ रहा है तो स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अल्फा एस से आ रहा है तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्केलर इनटू वेक्टर को हम क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। और जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो किसका हिस्सा होंगे, एलएस का, क्योंकि एलएस के आगे तुम लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जी ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, तो फिर अब ये किसका हिस्सा हो जाएगा, एलएस का। तो जैसे ही आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो अब s का ना होकर किसका हो गया, ls का। अच्छा 1 इंटू कुछ भी क्या होता है, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से क्या लाइन बनेगी बच्चे, ध्यान से देखो, 1 इंटू अल्फा की अल्फा ही बनेगा, और अल्फा ही बिलोंग्स टू क्या चल रहा है, ls, लाइन तो वही चल रही है। तो बच्चे तुमने अल्फा आई एस का लेकर चले थे और कुछ ना कुछ करके तुमने इस अल्फा आई को किस में बिठा दिया, ls में, और अगर अल्फा आई को ls में बिठा दिया, तुम रैंडमली इसका लेकर चले और वही एलिमेंट तुमने इसमें बिठा दिया, तो प्रूव हो गया s जो है वो किसमें कंटेन कर रहा है, ls में। दैट मींस s कंटेनिंग ls। तो बच्चे दो बातें प्रूव हो गई, अब सिर्फ लास्ट हिस्सा रह गया, हमें बात को क्या प्रूव करना है, स्मॉलेस्ट। बच्चे ये पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं, इसको नोट आउट करो। तीसरा हिस्सा करते हैं हम, स्मॉलेस्ट प्रूव कर रहे हैं। तो तीसरा हिस्सा देखो बच्चे, अब इतनी बात तो प्रूव हो गई कि s जो है वो किसका सबसेट है, ls का। अब हमें ये प्रूव करना है कि ls जो है वो सबसे छोटा सबस्पेस है। देखो ls को मैं सबस्पेस भी प्रूव कर चुका, अब प्रूव करना है ls जो है वो सबसे छोटा सबस्पेस है जो किसको रखता है, s को। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो कि हमें शो क्या करके दिखाना पड़ेगा। देखो जरा, दो बातें प्रूव कर चुके हैं, ls एक वेक्टर सबस्पेस भी है और ls जो है वो अपने अंदर किसको रख रहा है, s को। पर अब हमें तीसरी बात प्रूव करनी है, तो टू प्रूव में लिखा ls be a smallest subspace which containing s। अब बस हमें एक चीज और प्रूव करनी है कि ls जो है वो सबसे छोटा सबस्पेस है जो किसको रखता है, s को। देखो अभी अभी मैंने थ्योरम में ये लाइन तो प्रूव कर दी कि s जो है वो ls में तो बैठा है, s जो है वो किस में बैठा है, ls में। अब लाइन प्रूव करनी है ls सबसे छोटा है जो किसको रखता है, s को। तो बच्चे कंसेप्ट क्या बना, अगर इसको सबसे छोटा प्रूव करना है जो किसको रखता है, s को, तो इसका मतलब s और ls के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए, s और ls के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूं। मान लो ये मेरा s सेट है और ये मेरा ls सेट है। थ्योरम में प्रूव करना है कि ls जो है, यानी ये बड़े वाला जो बॉक्स है, वो सबसे छोटा सबस्पेस है जो s को रखता है।
यानी LS और S के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। अगर कोई और नहीं है तो फिर LS सबसे छोटा बंदा हुआ जो किसको रख रहा है, S को। भी अगर इसके अंदर किसी को और को बिठा दो फिर तो वो बंदा सबसे छोटा सबस्पेस है जो किसको रख रहा है, S को। पर अगर LS और S के बीच में कोई और है ही नहीं, अगर इन दोनों के बीच में कोई और है ही नहीं तो फिर लाइन प्रूव हो जाएगी कि ये बंदा सबसे छोटा है जो किसको रख रहा है, S को। तो बच्चे इस लाइन को प्रूव करने के लिए अपने उल्टा मानकर चलते हैं। अपने क्या मानकर चलते हैं, LS और S के बीच में, LS और S के बीच में हमारे हिसाब से कोई और है जो इन दोनों के बीच में बैठा है, यानी LS हमारे हिसाब से सबसे छोटा नहीं है। हमें प्रूव करना है सबसे छोटा है। सबसे छोटा है प्रूव करने के लिए इसके और इसके बीच में कोई नहीं होना चाहिए, पर हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये प्रूव करने का कि इसके और इसके बीच में कोई नहीं है, तो हम उल्टा मान लेंगे। हम कहेंगे नहीं, हमारे हिसाब से इन दोनों के बीच में कोई और बंदा बैठा है जो सबसे छोटा बनने को तैयार है। तो लाइनिंग क्या लिखी, लेट। ये बात समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एक W नाम का बंदा, W इज अ वेक्टर सबस्पेस, W नाम का बंदा एक वेक्टर सबस्पेस ले लिया विच कंटेन S, जो कि मान लिया किसको रखता है, S को, विच कंटेन S। यानी मैंने ये लाइन मान ली सच दैट S कंटेन इन W। तो मैंने उल्टा मान लिया। हमें लाइन प्रूव करनी है कि LS और S के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रूव कर दें कि कोई और नहीं है इनके बीच में तो इसका मतलब ये सबसे छोटा बंदा है जो S को रख रहा है। पर मेरे पास कोई तरीका नहीं था ये बात प्रूव करने का, तो मैंने उल्टा मान लिया। मैंने कहा नहीं, ये तो छोटा है ही नहीं, इसके और इसके बीच में कोई W है, यानी इस लाइन का मतलब मैंने डायग्राम ये मान लिया। ये तो S सेट हो गया, फिर ये W सेट हो गया और ये LS सेट हो गया। हमने अब ये मान लिया कि LS और S के बीच में कौन आकर बैठ गया, W, जो किसको रख रहा है, S को। डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा ये W किसको रख रहा है, S को। तो मैंने क्या लिखा, W को मैं लेकर चल रहा हूं कि वो वेक्टर सबस्पेस है जो कि किसको रख रहा है, S को। तो बीच में बिठा दिया बच्चे। अब रैंडमली हमने किसी सेट को बुलाया जो S को रख रहा है, पर अगर बाय चांस मान लो ये W कहता मैं यहाँ बैठ ही नहीं पा रहा, मैं तो इससे भी बड़ा हूँ, LS से भी बड़ा हूँ, तो हम तो बीच में बिठाकर चले, पर वो यहाँ से उठकर अगर यहाँ पर चला गया तो फिर LS और S के बीच में कोई नहीं आ रहा, और अगर LS और S के बीच में कोई नहीं आ रहा तो LS प्रूव हो जाएगा कि वो सबसे छोटा सबस्पेस है जो S को रख रहा है। तो देखते हैं क्या W यहाँ से उठकर यहाँ पर जा पाता है, यानी W को अगर हम उठाकर, मैं ये चाहता हूँ कि ये आ जाए। हमने तो ये माना है कि W S को रख रहा है और W इनके बीच में है, पर अगर किसी तरीके से ये W उठकर बाहर चला जाए, यानी ये हो जाए ये S, ये LS और ये W, अगर ये बन जाए तो फिर W बीच में बैठने को तैयार नहीं है। अगर W बीच में बैठने को तैयार नहीं है तो LS सबसे छोटा बंदा है जो किसको रख रहा है, S को। तो मैं चाहता हूं कि ये बन जाए। इसको बनाने के लिए क्या किया बच्चे, W हम क्या लेकर चले हैं, वेक्टर सबस्पेस। ध्यान से सुनना, अगर W इज अ वेक्टर सबस्पेस तो इटसेल्फ, सो W इटसेल्फ वेक्टर स्पेस। और अगर W खुद वेक्टर स्पेस है, बेसिक डेफिनेशन यही थी, अगर कोई चीज वेक्टर सबस्पेस है तो वो खुद क्या है, वेक्टर स्पेस। प्लस W क्या होता है, क्लोज्ड, एंड W इज क्लोज्ड। बच्चे क्लोज्ड का क्या मतलब था, A अल्फा टाइप का एलिमेंट तो W में होगा ही होगा, A अल्फा टाइप का एलिमेंट W में होगा ही होगा। ऐसे अगर कोई B बीटा है तो वो भी किस में होगा, W में। अब बच्चे एक्चुअल में देखो, स्केलर इनटू वेक्टर ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, स्केलर इनटू वेक्टर ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, और जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं वो सभी किस में होते हैं, LS में। अब मेरी बात सुनो, अगर W क्लोज्ड है तो उसमें A अल्फा भी W में होगा, B बीटा भी W में होगा, प्लस ये एलिमेंट LS में भी होगा, क्योंकि A अल्फा स्केलर इनटू वेक्टर जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो LS में होंगे, तो ये LS में भी होगा, ये भी LS में होगा। और बच्चे क्योंकि W वेक्टर सबस्पेस है तो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस, तो प्लस के लिए अबेलियन, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों एलिमेंट का सम भी किस में होगा, W में। तो आप लिख सकते हो अगर A अल्फा W का, B बीटा W का, तो A अल्फा प्लस B बीटा भी किस में होगा, W में, क्योंकि W
प्लस के लिए अबेलियन है, क्योंकि W वेक्टर स्पेस है तो W प्लस के लिए क्या होगा, अबेलियन। और अगर प्लस के लिए अबेलियन तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी कोई भी दो एलिमेंट जो W में है उनका सम भी किस में होगा, W में, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अब बच्चे ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, स्केलर इनटू वेक्टर, स्केलर इनटू वेक्टर। तो कुल मिलाकर इतनी लाइनिंग से आप क्या समझे कि LS तो है कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, और जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो सभी किसका हिस्सा बनते जा रहे हैं, W का। देखो ये भी W का, जबकि ये LS में भी है, ये भी W का, ये भी LS में है, और ये भी LS में है, और पर ये भी किस में जा रहा है, W में। यानी W के अंदर LS के सभी लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी बनेंगे, भाई LS तो सिर्फ कलेक्शन है लीनियर कॉम्बिनेशन की, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन, ये सभी LS के हैं, पर ये सभी W में भी जाए जा रहे हैं। इसका मतलब LS के जितने भी एलिमेंट होंगे वो W में जा रहे हैं। तो आप कह सकते हो एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, क्या लाइन लिख सकते हो आप यहां पर, all the elements of LS के जितने भी एलिमेंट होंगे, LS में तो सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो सभी किसका हिस्सा बनते जा रहे हैं, W का। तो all the element of LS must contain का मतलब रखेंगे ही रखेंगे, कौन, W के अंदर, क्योंकि W तो ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन भी रख रहा है, ये वाला भी रख रहा है, और ये वाला भी रख रहा है। ऐसे ही LS में और भी जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सभी W में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि W क्या है, क्लोज, क्योंकि W क्या लेकर चले हम, वेक्टर सबस्पेस। तो बच्चे all the elements of LS must contain in W, यानी LS के जितने भी एलिमेंट है वो तो सभी किसका हिस्सा है, W का। तो इस लाइन से क्या प्रूव हो गया, LS तो किसके अंदर बैठा है, W के अंदर, यानी वो डायग्राम बन गया जो हम चाहते थे। LS तो किसके अंदर चला गया, W के अंदर, LS तो किसके अंदर चला गया, W के अंदर, जबकि हम W को कहां पर बिठा के चले थे, S और LS के बीच में, पर वो यहां से निकलकर यहां चला गया। अब यहां से निकलकर यहां चला गया तो S और LS के बीच में कोई नहीं है, और अगर इन दोनों के बीच में कोई नहीं है तो फिर LS सबसे छोटा सबस्पेस है जो किसको रखता है, S को। तो आप लिख सकते हो सो LS is a smallest subspace which contain S। ये सबसे छोटा सबस्पेस है जो किसको रखता है अपने अंदर, S को रखता है। तो बच्चे ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, मेरे को आगे क्वेश्चंस के लिए सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि लीनियर स्पैन हमेशा क्या होता है, सबस्पेस। LS हमेशा क्या होता है, सबस्पेस, ये बात याद रखना बच्चे। तो आज की थ्योरम में इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाई है बच्चे तुम्हें फिर से बच्चे। आज 30 सितंबर हो गया, बस बच्चे ये वाला वीक और है आप लोगों के पास। आप ऑफलाइन मोड पे करवाना चाहते हो तो ऑफलाइन मोड पे करवा दो, ऑनलाइन मोड पे करवाना चाहते हो तो ऑनलाइन मोड पे। पर अब ये बैच इस हफ्ते अगर आपकी फीस नहीं आई बच्चे तो फिर मैं वीडियोस एक बार बनाना बंद कर दूंगा। ओके बच्चे, थैंक यू क्लास। तो आप लोग अपनी फ़ीस सैटरडे तक एटलीस्ट जमा करवा दें, और इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को फ़ोन कर लेना शाम को 5, 5:30 के बाद। ओके बच्चे।